हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू एल्यूटिंग शिक्षा द्वारा। आज हम लोग इस वीडियो में जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के फॉर्म्स हैं उनको किस तरीके से फिल करना है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स रहती है। कहाँ पर क्या चीज़ अपलोड करनी है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए कहाँ पर हम यस करें, कहाँ नो करें, कौन सा जो ऑप्शन है या कौन सी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो भरनी है कि नहीं भरनी है। ओके, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम जो भी खोलेंगे उसमें देखेंगे हम एएमयू कंट्रोलर एग्जाम सर्च करेंगे। वहां पर सबसे ऊपर जो पहला लिंक आएगा उस लिंक का ध्यान रखिएगा। उस लिंक को amucontrollerexams.com उसमें खोलेंगे, जिसमें लिखा होगा ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स। इस पर हमने क्लिक करा तो हमारे पास इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में जब हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो एडमिशंस वाले सेक्शन में सबसे ऊपर है एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज 2025-26। ये वाला जो फॉर्म है ये हमारा जो 11th क्लास होती है या उससे ऊपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर कोर्सेज के लिए रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू स्कूल फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ अगर कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है तो वो इस वाले लिंक पर जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो अदर कोर्सेज है उनके बारे में बात करेंगे। तो इस पे हमने इस लिंक पर क्लिक करा, एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। इस तरीके का एक और पेज खुल के आ गया हमारे पास। इसमें सारी चीजें हैं और जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब चीजें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ हमारे पास प्रोफॉर्मास दे रखे हैं। जब हम आगे फॉर्म फिल करेंगे वहां पर इस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर कोई बच्चा चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी, चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई कैटेगरी या चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज कैटेगरी ये सब चीजें लगाते हैं तो ये प्रोफॉर्मा यहां से डाउनलोड करके इसको प्रॉपरली फिल्ड करके और जो भी साइनिंग अथॉरिटी है उससे साइन कराने के बाद आपको यहां पर इस फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। ओके, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस की कैटेगरी लगाता हूं तो पहले मैं यहां से जाकर के ये प्रोफॉर्मा डाउनलोड करूंगा। इसमें जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो भी प्रोसीजर हमें कराना है, जिससे भी साइन कराने हैं, वो सब चीजें करवाने के बाद मैं यहां पर फॉर्म फिल करना शुरू करूंगा। क्योंकि लास्ट में जब मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा वहां पर मुझे ये प्रोफॉर्मा अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम फॉर्म शुरू किस तरीके से करना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स से हम शुरू करेंगे। इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा हमारे पास। ये जो पेज है, इस पेज में अगर हमने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे और रिमेंबर भी करना चाहेंगे तो वो सेव रहेगा आपके जो भी सिस्टम है उसमें। आई एम नॉट अ रोबोट लॉगिन। लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप यहां पर विजिट कर रहे हैं इस वेबसाइट पे और रजिस्टर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम किस चीज पे क्लिक करेंगे, यहां पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास पूरा एक पेज खुल के आएगा। इसमें हमें अपना डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, मैंने फर्स्ट नेम डाला, मिडिल नेम नहीं है मेरा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा भरता है तो हम ये एडवाइस करते हैं कि वो सही नंबर डाले। बच्चे कुछ लोग थोड़ा ज्यादा दिमाग चला करके वो गलत नंबर डालते हैं, तो या तो मत डालिए, अगर डालना है तो सही नंबर डालिए। ठीक है, ईमेल आईडी और फोन नंबर जो दोनों चीजें आप फिल करें बहुत ध्यान से। ठीक है, सब कुछ देख करके फिल कीजिएगा क्योंकि इस पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी जब आप रजिस्टर कर लेंगे पूरी तरीके से वो आपके पास जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, कहीं पर कोई मिस्टेक, कुछ एरर नहीं रहना चाहिए। फोन नंबर भी बिल्कुल सही होना चाहिए, वो फोन नंबर वर्किंग होना चाहिए, ईमेल आईडी भी आपकी वर्किंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कभी पहले बंद हो चुकी है उसमें आप कर दें और फिर आपके पास पहुंचे तो फिर आपको वो चीज ना मिले। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हमने रजिस्टर कर दिया तो लेकिन ईमेल आईडी या लॉगिन आईडी जो पासवर्ड है वो हमारे पास थोड़ा लेट आता है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद आता है। तो इसलिए कोई बच्चा कंफ्यूज या डरे नहीं कि ये तुरंत क्यों नहीं आया। कभी कभी वेबसाइट या सर्वर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तब ये जो चीज है कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाती है।
ये मैंने आई एम नॉट अ रोबोट करके रजिस्टर कर दिया। अब ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गया। ईमेल आईडी और पासवर्ड जो हमने यहाँ पर सेव करा है उस चीज को याद रखिएगा। ओके, अब हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। अभी देखिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा। होम वाला चीज हो गई। अब मैं आऊंगा प्रोफाइल पर। ठीक है, प्रोफाइल पर आएंगे हम, यहां पर ये चीजें देखेंगे। अब हम प्रोफाइल को एडिट करना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रोफाइल पर आए, प्रोफाइल में जाके हमने एडिट पर आए, अल्टरनेट करस्पॉन्डेंस ईमेल, कोई और अगर ईमेल आप डालना चाहें, अगर आपको लगता है कि नहीं अगर मैं कोई एक एडिशनल ईमेल डाल दूं, कभी मान लेते हैं कि हमारा फोन कहीं गिर गया, पानी में गिर गया, खराब हो गया और हमें जरूरत है कुछ ईमेल पे हमें चेक करना है कि कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं आई, तो ये दो चीजें हैं, या तो हम अपनी ईमेल आईडी किसी घर वाले के फोन में लॉग इन कर लें, नहीं तो किसी अपना अल्टरनेट कोई ईमेल एड्रेस डाल दें। तो नेम तो मैंने फिल कर दिया था। ठीक है, अब मैं फादर्स नेम फिल कर रहा हूं। जो भी अपने पेरेंट्स के नेम है उनकी स्पेलिंग वही डालिएगा जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है कोई, ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डोमिसाइल स्टेट, नेशनैलिटी, आई थिंक ज़्यादातर बच्चे तो इंडियन ही रहेंगे इसमें, लेकिन बच्चे बाहर से भी आते हैं पढ़ने, इंडिया। रिलीजन, हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड। अब आप इस चीज को पढ़ लीजिए, हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट गारंटीड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, यानी कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो इस चीज की 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। कभी कभी या ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हॉस्टल्स में सीट्स या रूम्स, बेड्स वैकेंट नहीं होते हैं, तो उस केस में नहीं मिल पाता है। अगर कोई बच्चा हॉस्टल चाहता है लेना तो वो यस फिल करे। लोकल बच्चे ज्यादातर नहीं फिल करते हैं। यस करने पर यह रहता है कि अगर कोई हॉस्टल खाली या रूम खाली होता है तो मतलब बच्चा रेगुलर पता करता रहता है तो उसको इजीली अवेल हो जाता है। अगर आप नो करेंगे और बाद में अगर आप लेना चाहेंगे तो वो काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, उसमें एडमिशन फॉर्म वगैरह हॉल में जाकर के सब चीजें चेंजेस होते हैं, फाइल आपकी ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, तो अगर कोई भी बच्चा बाहर से है हॉस्टल लेना चाहता है तो वो यस फिल करे, भले ही एडमिशन लेने के टाइम पर उसको कोई हॉस्टल या रूम ना मिले। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मैंने सारी चीजें प्रोफाइल में जाकर के फिल कर दी हैं। अब मैं आगे इसमें बढ़ता हूं, प्रोसीड टू रिव्यू। अब नेक्स्ट मैं एड्रेसेस पे आता हूं। एड्रेस अभी तक मैंने कोई नहीं डाला है, यहां पर एड्रेसेस पे आए, एड करस्पॉन्डेंस, ये परमानेंट एड्रेस टाइप किया मैंने, एड्रेस टाइप किया है करस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब मैंने डाला हाउस नंबर, वन टू थ्री। ठीक है, स्ट्रीट डिटेल्स डाल दी मैंने, कोई लैंडमार्क डाल दिया, लोकेलिटी डाल दी, सिटी हमारे पास क्या है, जो भी है, जो भी बच्चा फिल करेगा अपनी जो भी एड्रेस डिटेल्स है उनको अच्छे से याद रखिएगा बस। कंट्री, देन स्टेट, पिन कोड बहुत ध्यान से डालिएगा। पिन कोड की जरूरत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन कोड की रिक्वायरमेंट होती रहती है, मतलब होती ही है, तो पिन कोड में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अपना पिन कोड जरूर पता कर लें, अगर पता है तो बहुत शानदार बात है। सेव किया हमने, ठीक है। अब ये मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अगर मैं कोई परमानेंट एड्रेस डालना चाह रहा हूं या फिर जब हम फिल करते हैं एड्रेस, ठीक है ना, तो जैसे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल किया था, फिर मैंने परमानेंट एड्रेस डाला था। अब अगर
कोई बच्चा ऐसा है जिसका करस्पॉन्डेंस कोई नहीं है, जो भी है वो परमानेंट एड्रेस ही है, वो अपने घर पे ही रहता है, तो फिर वो डायरेक्टली परमानेंट एड्रेस ही डालेगा, वो कोई करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो मैंने फिल करा है वो नहीं करेगा, वो पहले ही बार में अपना जो भी एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो फिल करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एड्रेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, एड्रेस बेकार ही है पूरा ये। तो इस चीज का आप समझ जाइए मेरी बात को, कि अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं है तो फिर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं डालिएगा, अगर परमानेंट एड्रेस है तो सिर्फ परमानेंट एड्रेस ही डालिएगा। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस किस केस में होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई रहने वाला कहीं और का है लेकिन किसी वजह से वो किसी और शहर में रह रहे हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे हम यहाँ अलीगढ़ में हैं, कुछ लोग किसी गांव के रहने वाले हैं, उनका गांव का वो परमानेंट एड्रेस है, लेकिन यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में उनके फादर या अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आकर शिफ्ट हो गए हैं और कहीं रेंट पर रह रहे हैं। ओके, तो ये एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो ये मैंने करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो एड्रेस डाल दीजिए हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखिए, डिटेल्स एक्सपेक्टेड इन स्टेप आर डिटेल्स ऑफ क्लास 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल पीएचडी विच एवर इज एप्लीकेबल। विच एवर इज एप्लीकेबल का मतलब ये कि जिस भी कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी यहां पर हमें डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। अब जैसे हम ऐड करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन लेवल हमें क्या भरना है इसमें, 10th की मार्कशीट जो है, या आप कह सकते हैं 10th का जो भी मेट्रिकुलेशन या एसएसएससी, ठीक है, एसएससी, ठीक है ना, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कहते हैं उसको, उसकी डिटेल होना जरूरी है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें बोर्ड डाल दिया, एग्जाम का रोल नंबर, और फाइल जो है ये भी हमें डालनी पड़ेगी, यानी कि हमें जो भी अपनी 10th की मार्कशीट है और उसके 10th की मार्कशीट के अलावा जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, 10th की मार्कशीट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन क्रॉस चेक जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में फिल किया है वहां के लिए जरूरत होती है। ठीक है, ये मैंने इसमें यहाँ पे फाइल चूज करके ओपन करा है, सेलेक्ट हो गया, सेव करेंगे, ये फिल हो गया हमारे पास, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ये मैंने 10th की मार्कशीट की जो डिटेल्स हैं वो डाल करके 10th की मार्कशीट अपलोड करी है। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप अपलोड करेंगे 200 केबी से 2 एमबी तक, यानी कम से कम 200 केबी की आपकी फाइल होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 एमबी तक होनी चाहिए, और फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी यानी इमेज होनी चाहिए, इमेज पीएनजी या जीआईएफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जेपीईजी डॉट जेपीईजी जो फॉर्मेट होता है वो, या डॉट जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। अब मैं डालूंगा, जैसे मान लेते हैं मैं बीएड का फॉर्म भर रहा हूं, ओके, हम यहां पर आज बीएड का फॉर्म जो है उसको भरेंगे, तो बीएड के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, तो अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट इसमें फिल करूंगा। नेम ऑफ द कोर्स क्या है हमारे पास, ठीक है,
बोर्ड जो भी हमारा बोर्ड है वो डाल देंगे। फाइल सेलेक्ट करना है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। सेव। ओके, इस तरीके से हमारी फिर अब मैंने जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उसकी डिटेल्स और उसकी मार्कशीट जो मैंने जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड कर दी है। आई थिंक आप लोगों के सामने सब बहुत क्लियर दिख रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे फोटो वाले प्रोसीजर पे जाऊंगा। यहां पर फोटो, साइन और लेफ्ट थंब इंप्रेशन, सब बच्चे ध्यान रखिएगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए। और सिग्नेचर के लिए ये स्पेसिफाई किया गया है जो गाइड टू एडमिशन है कि जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। इंक पेन का मतलब कोई वो फाउंटेन पेन मत समझिएगा, यानी कि जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। अब मैं फोटो अपलोड करता हूं। फोटो जो अपलोड होगा वो 20 केबी से लेके 200 केबी तक का होगा, यानी मिनिमम 20 केबी, मैक्सिमम 200 केबी। ठीक है, फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, फोटो अपलोड हो गया है। अब मैं जितनी बार आप ये करेंगे आएंगे, ठीक है ना, आपको इस बॉक्स पर टिक करना पड़ेगा। अब मैं फोटो अपलोड कर दिया है, अब मैं सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूं। ठीक, थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि जो इस तरीके के फोटो सिग्नेचर और ये जो हमारा लेफ्ट थंब इंप्रेशन होता है, इनको जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा रीड करता है, कुछ स्कैन करता है वो, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि इस टाइम फॉर्म निकले हुए हैं, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर फॉर्म भरते हैं बैठ के दोपहर में अपने अपने घर पे, सब लोग ज्यादातर घर पे लोग रहते हैं, इसलिए कभी भी लोड करने में ज्यादा टाइम ले लेता है ये। ओके, ये हमने फोटो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे लिखा है प्रोसीड टू अपलोड सिग्नेचर, हम प्रोसीड टू अपलोड सिग्नेचर पर जाएंगे। अब हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, बॉक्स पर हमने टिक करा। अब सिग्नेचर सेलेक्ट करना है हमें। सिग्नेचर हमारा अपलोड हो गया है। प्रोसीड टू थंब इंप्रेशन अपलोड, थंब इंप्रेशन हमेशा देने गया, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा, ठीक है, ब्लू इंक स्टैम्प पैड पर होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, वही जो चीज मैंने बताई थी कि हमारे पास 20 केबी से 200 केबी के बीच का रहना चाहिए। अगेन हमने टिक करा हमने। अब हम यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वो अपलोड करेंगे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड हो गया हमारे पास। प्रोसीड टू मेन अपलोड पे आएंगे हम। ये तीनों चीजें यहाँ पर हमारी अपलोड हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन। सिग्नेचर ब्लैक पेन में ब्लैक इंक से रहेगा और लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो हमारा स्टैम्प पैड, ब्लू कलर का स्टैम्प पैड यूज करिएगा उससे रहेगा। लड़के हो या लड़की, सबके लिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन रहेगा। अब प्रोसीड टू कैटेगरीज में आ जाएंगे हम। अब जब हम कैटेगरीज की तरफ बढ़ेंगे तब आप ये देखिए, ये सारी कैटेगरीज हैं जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैटेगरीज के लिए क्या क्या चीजें हैं। चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ये एल्यूमनाई है। एल्यूमनाई यानी कि जो भी बच्चा भर रहा है उसके मदर या फादर यहाँ से पढ़ चुके हैं पहले कभी। एम्प्लॉय यानी कि जो यहाँ पर एम्प्लॉय है उनका कोई चिल्ड्रन है। बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, एससी वाला, एसटी वाला। बिलोंगिंग टू डिस्टेंट स्टेट, स्पोर्ट्समैन कैटेगरी, डिबेटर, टैलेंट, एनसीसी अगर आपके पास है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ये देखेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट कौन से कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है। अगर हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तब वहां पर हमारे पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चिल्ड्रन जो है वो ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस हु डाइड इन कॉम्बैट, हु डाइड इन कॉम्बैट आप समझ रहे हैं कि कहीं पर फायर फाइट में या कहीं पर भी लड़ाई झगड़े में, उसमें जो भी आर्म फोर्सेस का जो भी पर्सनल है उनकी डेथ हो गई है तो उनका कोई चिल्ड्रन है उसके लिए आ रही है ये वाली बात। और मैं इसको एक चीज आपको दिखा देता हूं,
ये हमारा जो गाइड टू एडमिशन है उसका ये वाला सेक्शन है, स्पेशल कैटेगरीज फॉर नॉमिनेशन रिजर्वेशन, ये पेज नंबर 18 है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये हमारे कास्ट सर्टिफिकेट है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज, ये इनके कोड हैं। इनके लिए क्या रिक्वायर्ड है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो कौन सा है, सर्टिफिकेट फ्रॉम नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर जिसे एसडीएम कहते हैं, जो आपके तहसील में बैठते हैं, तहसील से ये एससी एसटी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी अगर एम्प्लॉय हैं, यानी कि कोई यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, उनका कोई बच्चा है, तब वो क्या करेंगे, एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो अपेंडिक्स 6 में जो हमने शुरुआत में देखा था वहां से इसको डाउनलोड करके, जो भी जिस भी ऑफिस में ये जॉब करते हैं वहां के जो हेड होंगे वो साइन करके देंगे, फिर वो जो फॉर्म होगा, जो प्रोफॉर्मा डाउन साइन किया गया होगा, उसका प्रॉपर एक फोटो खींच के अच्छा था वो अपलोड किया जाएगा। इसी तरीके से चिल्ड्रन ऑफ एल्यूमिनाई है, तब वहां पर भी एक प्रोफॉर्मा हम डाउनलोड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखने की है वो ये है, लिखा है विद इन 12 मंथ्स, अभी कहना क्या चाह रहा है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर कैंडिडेट्स फादर या फिर मदर इज सर्विंग इन अलीगढ़, indicating the date of posting and joining at Aligarh within 12 months preceding the closing date of candidate's application। यानी कि अगर हमारा 5 अप्रैल को फॉर्म जो है वो खत्म हो रहे हैं 5 अप्रैल 2025 को, तो 5 अप्रैल 2024 और 5 अप्रैल 2025 के बीच में ही आपके जो भी फादर या मदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अलीगढ़ में ट्रांसफर होके ज्वाइनिंग ले ली है उन्होंने इस 1 साल के अंदर ही अंदर, तभी वो ये जो फैसिलिटी है इसको अवेल कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो कंफर्मेशन है ये कौन देगा, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंट स्टेट कौन सी है, इसके नीचे डिस्टेंट स्टेट्स की लिस्ट है और वो कौन कौन से बच्चे किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। एनसीसी कैडेट के लिए क्या है कि अगर आप यूनिवर्सिटी स्कूल 1st 6th या 9th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तब आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट लगाएंगे तो काम बन जाएगा। अगर हम यूजी कोर्सेज के लिए हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम बी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और अगर पीजी कोर्सेज के लिए बात करें तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर आपको एनसीसी वाली जो भी फैसिलिटी या कैटेगरी की फैसिलिटी अवेल करनी है तो। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो भी आपके सर्टिफिकेट अचीवमेंट हैं ज्यादातर कम से कम स्टेट या नेशनल लेवल के खेले होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग डिबेटर, चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेज हु डाइड इन कॉम्बैट, उसके लिए भी सर्टिफिकेट फ्रॉम हायर अथॉरिटीज ऑफ आर्म फोर्सेज की हायर अथॉरिटीज जो भी रहेंगी वो एक सर्टिफिकेट बनाकर देंगी। उसके अलावा एक अपेंडिक्स नंबर 8 में जो भी प्रोफार्मा है वो डाउनलोड करके उसको प्रॉपर तरीके से फिल करा के जहां जहां साइन कराना है वो कराना पड़ेगा। अभी इस चीज को और थोड़ा अच्छे से देखते हैं, जब तक पहले हम हमारा जो फॉर्म चल रहा है उसको कंप्लीट करते हैं। ये मैंने आपको जो कैटेगरीज थी अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो सब चीजें हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। अगर चलिए कोई कैटेगरी नहीं है, कोई जनरल बच्चा है, तब उसके लिए क्या करेंगे, फिर वो आगे बढ़ेगा प्रोसीड टू अप्लाई पर। जब प्रोसीड टू अप्लाई की तरफ बढ़ेगा, फॉर्म टाइप हमें सेलेक्ट करना है, जनरल कैंडिडेट है, कोई फॉरेन नेशनल है, एनआरआई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोर्स का लेवल क्या है, हम यहां पर जैसे मैंने बताया था कि हम बीएड का जो फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बीएड का फॉर्म बैचलर्स डिग्री कोर्स में आ जाएगा, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे बीएड प्रोसीड। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं आपके ऑटोमेटिक, जो हमने ये बीए ऑनर्स का मैंने पहले ही फिल कर दिया है वो चीज यहां पर आ रही है। प्लीज सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर बीएड, मान लेते हैं सब्जेक्ट हम ले लेते हैं सिविक्स ले लिया हमने। चूज एनी ऑप्शन वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब कौन कौन से ऑप्शन लेने हैं आपको, एएमयू सेंटर्स ओनली। ठीक है, एएमयू के सेंटर्स जो हैं यानी कि मुर्शिदाबाद या मल्लपुरम, इन दोनों में से ही कोई एक चाहिए, सिर्फ एएमयू चाहिए यानी सिर्फ अलीगढ़ में ही चाहिए आपको, या फिर बोथ एएमयू एंड सेंटर्स, यानी कि अगर आपका कहीं पर भी हो जाए जितना अच्छा है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल जाए, मल्लापुरम वाला सेंटर मिल जाए या मुर्शिदाबाद वाला सेंटर मिल जाए, इन तीनों जगह आप जो है वो कंफर्टेबल हैं। हैव यू एवर बीन अ स्टूडेंट ऑफ, यस, तो एक एनरोलमेंट नंबर है वो डाल देते हैं। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा यहाँ पे नहीं रहा है तो वो नो कर देगा। ठीक है, तो वो नो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा कैंडिडेट है तो उसके लिए बहुत सब क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मेरी मार्कशीट यूनिवर्सिटी की है, इस वजह से मैं यस कर रहा हूं। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है कि कोई बच्चा अगर जैसे मान लेते हैं जैसे कि अब 2025 चल रहा है, किसी ने 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फिर वो इंटरनल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा, उसको कुछ थोड़ा सा 5-10 नंबर का बेनिफिट मिलता है। जो बच्चा
बाहर का है या कोई ऐसा बच्चा है जिसको कम से कम 3 साल हो गए हैं क्वालिफाई किए हुए, यानी कि अगर किसी ने 2021 तक में क्वालिफाई किया है तो फिर वो एक्सटर्नल कहलाएगा। 22 वाला भी एक्सटर्नल कहलाएगा। 23, 24 और 25 इन 3 साल वाले जो बच्चे होंगे वो इंटरनल कैंडिडेट कहलाए जाएंगे। टेस्ट सेंटर की चॉइसेस क्या हैं? पहले अलीगढ़ ले रहे हैं, दूसरा दिल्ली ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करा, प्रोसीड। ये हमारा प्रॉपर जो फॉर्म है वो फिल हो गया। एप्लीकेशन नंबर हमारे सामने आ गया, कोर्स जिसके लिए अप्लाइड किया, कौन सी फैकल्टी लगता है, फॉर्म टाइप जनरल है। अब हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ये पेमेंट आ गया, जो भी फोन नंबर डालेंगे आप, ठीक है, ईमेल आईडी, आगे जो भी पेमेंट करने का तरीका है, आप क्यूआर से करना चाहें क्यूआर से, यूपीआई से करना चाहें यूपीआई से करें, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर। नोटिफिकेशन में एक चीज जो हम बात डिस्कस कर रहे थे वो ये है, अब जो बच्चे इन कोर्सेज के लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेशल कैटेगरीज फॉर नॉमिनेशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कोर्सेज, यानी कि जो ये स्पेशल कैटेगरीज के जो नॉमिनेशन थे वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, एमसीए, एमटेक के कोर्सेज, एमडी, माहिर तालिब, बीएससी नर्सिंग, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि जो बच्चे इन कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं वो अगर किसी इनमें से कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रोफॉर्मा उनके पास है तब भी वो नहीं लगा सकते हैं। अगर वो लगाएंगे तो फिर वो उसको एप्लीकेबल या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो बेनिफिट मिलेगा, मिलना चाहिए इस कैटेगरी के हिसाब से, वो नहीं मिलेगा इन कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों को। ठीक है। स्पोर्ट्समैन कैटेगरी के लिए इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग डिबेटर कैटेगरी के लिए सिर्फ इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। जो हॉल्स मिलते हैं वो ये हैं, हॉल बच्चों को जो दिए जाते हैं। जो डिस्टेंट वाला हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी बच्चा डिस्टेंट स्टेट से है, एलिजिबल फॉर क्लेम फॉर नॉमिनेशन अंडर डिस्टेंट स्टेट कैटेगरी कौन कौन सी है। अब जैसे कोई बच्चा अंडमान निकोबार का है, उसको समझिएगा आप, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अलीगढ़ कैंपस है उसके लिए भी मतलब के एप्लीकेबल है, मल्लपुरम सेंटर के लिए भी एप्लीकेबल है, मुर्शिदाबाद सेंटर के लिए भी एप्लीकेबल है और किशनगंज सेंटर के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई बच्चा बिहार का है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अलीगढ़ मेन कैंपस है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मल्लपुरम वाले के लिए एप्लीकेबल है, मुर्शिदाबाद वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है और किशनगंज वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई बच्चा गुजरात का है तो फिर वो चारों सेंटर्स के लिए एप्लीकेबल है। कोई हरियाणा का है तो वो अलीगढ़ वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी तीनों सेंटर मल्लपुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज, इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आप प्रोफॉर्मा जो भी चीजें हैं, प्रोस्पेक्टस गाइड टू एडमिशन जो डाउनलोड किया है, जो यहां से देखेंगे हम गाइड टू एडमिशन, जब मैंने सबसे पहले एमयू कंट्रोलर खोला, ठीक है ना, इस पर क्लिक करके हम यहां पर आए तो गाइड टू एडमिशन आप डाउनलोड करेंगे। उसके पेज नंबर 18 और उसके बाद की ये डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स, लेट मी सी। हाँ, बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो क्लियर हैं। फॉर्म मैंने आपको भर के दिखा दिया है, चीजें आप लोगों को समझा दी हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताएं और मैं खुद पर्सनली कोशिश करूंगा कि जितना जल्द ही हो सके आपको जो भी आपकी क्वेरी है उसका जवाब दे दूं। ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिलहाल जहां तक मुझे याद है नहीं रही, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्म आप लोगों को भर के दिखा दिया है। और सब पेमेंट करना है, पेमेंट तो ईजी आप लोग कर सकते हैं। चलो इसमें अगर पेमेंट के बाद देखते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पे हमने कर दिया, प्रोसीड करते हैं। तो देखिए प्रोसीड करा हमने फोन नंबर डाल के, तो ये ऑप्शन आ गया यूपीआई से करेंगे आप, क्यूआर से, कार्ड से, नेट बैंकिंग या कोई वॉलेट है आपके पास उससे करना चाहेंगे तो जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली मैंने कोशिश करी है बच्चों को सब कुछ एक एक चीज समझाने की। ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। अगर मैं रिप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूं तो रिप्लाई करके सॉल्व करूंगा, या फिर अगर मुझे समझाना पड़े किसी चीज को तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको समझा कर भी क्लियर कर दूं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके।